मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने आज रिजेक्ट किया है पीटीआई गवर्नमेंट जो प्रीवियस थी और उनके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनका आइडिया कि सारे मुल्क के अंदर मई 14 को साइमल्टेनियसली इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर ऐसे हो जाए कि सारी असम्बलीज जो हैं उनको डिसॉल्व किया जाए और एक ही वक्त में सारे मुल्क में पोल्स हों बिफोर मई 14 तो वो अच्छा रहेगा। इन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और जो है वो उन्होंने कहा कि ये जो जितनी भी असम्बलीज हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है वो पूरी करेंगी। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जो हमने इनको कहा था कि हम आपके साथ निगोशिएशंस करेंगे, वो हमने इनको पहले ही बताया था कि कोई कंडीशंस अटैच ना हों, उस पर हम करेंगे। हमारे जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने हमें अलाउ किया था इनके साथ बैठ के बात करने के लिए डिस्पाइट सम रिजर्वेशंस ऑफ सम पीडीएम मेंबर्स। तो उन्होंने कहा जी कि पीडीएम की जो निगोशिएशन की टीम है उन्होंने प्रपोज किया था कि अग्रीमेंट जो है वो हम जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं और जो केयर टेकर जो सेटअप आएगा उससे पहले जो है हम आपके साथ बैठ के और पोल्स के ऊपर बात करेंगे। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने 2 डिमांड्स रखी थी कि जो असेंबलीज हैं इनको डिसॉल्व किया जाए और फिर ये सारा कुछ जो है सेटअप आगे बढ़ाया जाए। तो असद उमर ने इसके ऊपर फिर बात करते हुए कहा है कि जी पीडीएम की जो एलाइड पार्टीज़ हैं वो सफ़र करेंगी बहुत ज़्यादा अगर ये टॉक्स जो है क्लैप्स कर गई, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज बड़े ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने पीटीएम को एक दफ़ा फिर से अर्ज किया है, असद उमर साहब ने, सीनियर पीटीआई के जो ऑफिशियल हैं, कि आप पीटीआई की डिमांड्स मान लें, वो कोई इतनी ज़्यादा भी वो ख़राब नहीं है और गवर्नमेंट जो है अपना राइटिंग के अंदर हमको कंसेंट जो है वो दे। ऐसे फ़िज़ाई बातों पे हम यकीन नहीं करेंगे। आप एक अपना जो स्टेटमेंट निकालेंगे ऑफिशियल, वो रिटन होना चाहिए कि येस हम सारी असम्बलीज जो है उनको हम डिसॉल्व कर रहे हैं और मुल्क में 14 मई से पहले फिर सारे मुल्क में एक वक्त में ही इलेक्शंस आएंगे। तो अभी तो कुछ डिटेल्स यही आ रही थी कि उनके बीच में जो आज फाइनल राउंड था टॉक्स का, आज ट्यूसडे के दिन, वो कोई इतना अच्छा नहीं गया। 14 मई से पहले वो जो है असेंबलीज रिजॉल्व करें और इलेक्शन जो है फिर वो अगस्त सितंबर में जब भी करना हो करें। हाँ जी। तो अभी तक कोई डिटेल्स आई नहीं है, अभी आएंगी और क्योंकि अभी तक वो मीटिंग शायद चल रही है, तो जैसे ही कुछ आएंगी और डिटेल्स या तो हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे या कल आपसे इसकी बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने तो आज बड़े एलिगेशंस लगा दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये सारी पीडीएम की टॉक्स को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पीडीएम और पीटीआई पोल डेट के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इम्पास है ये तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, आपको पता ही है, कि दोनों पार्टीज जो हैं आपस में बैठ के पीडीएम और पीटीआई अब आपस में बात करें और मई 14 तक डिसॉल्व करें असेंबलीज और उसके बाद फिर इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो वो कहते हैं जी कि पीटीआई जो है, गवर्नमेंट कहती है पीटीआई इसके ऊपर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर रही, पीटीआई वाले कह रहे हैं जी हम तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम तो पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे, पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर पीडीएम काम कर रहा है, हम तो जो डिसीजन बनाना चाहते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के हैं। उन्होंने कहा जी कि आप के कुछ अच्छे मुझे इंटेंशंस नजर नहीं आ रहे, हालांकि हम अच्छे इंटेंशन से आपके साथ जो है टेबल पे बैठे थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कॉन्स्टेंटली एक ग्रुप जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है और उसको फॉलो नहीं कर रहा है और इस तरह से फेडरेशन जो है उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन आती है, तो इसलिए सबको जो है मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल जी इसके ऊपर कोई भी बात आगे नहीं चली। शाहिद खाकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा जी कि आज बड़ी क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर उसका कोई ताल्लुक वास्ता करप्शन के साथ नहीं है। ये उन्होंने उस वक्त की जब एक उन्होंने इससे पहले स्टेटमेंट दी थी कि पंजाब की जो फ्लोर स्कीम है उसके अंदर जो है तकरीबन 20 बिलियन रुपीस की एम्बेजलमेंट चल रही है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम फ्री आटा जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट पंजाब के अंदर करेंगे। आज अपनी इस बात को इनको इसलिए करना पड़ा कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो इनका क्लेम है फैब्रिकेटेड है और फॉल्स है। इसकी फिर वजाहत देते हुए आज खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि नहीं, मेरा मतलब था कि जो उस्मान बुज़दार लेड गवर्नमेंट थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन थी, पंजाब फूड डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन थी और 25% ऑफ फंड जो रिजर्व किए गए थे पूर के लिए बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उसको एम्बेजल किया गया था। तो इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो पोल्स हैं मुल्क के अंदर वो ईसीपी करा सकता है, पीएमएलएन नहीं करा सकता। और पीटीआई जो है उसके बारे में बड़े इन्होंने सख्त बात की कि ये इनका इल इंटेंशन है, ये मुल्क के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो कंट्री को स्मूथली रन नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत सारी मिली जुली बातें जो हैं आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने शायद खाकान अब्बासी साहब सॉरी टू से कुपी नहीं ला रहे, किधरे तुसी की हो रहा है सर, की कर रहे हो, किधरे एक दफ़ा एक तरफ कहते हो ये ठीक नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो ये ठीक नहीं है, पैन ठीक क्या है बताओ हमें, हैं व्हाट इज़ दिस। ओके जी। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने आज कंप्लीट रिपोर्ट मांगी है
पुलिस से भी और पंजाब की जो एंटी करप्शन वॉच डॉग है, जो कल उन्होंने जाके लास्ट वीक जो उन्होंने जाके रेड्स किए थे चौधरी परवेज इलाई के घर में, तो उन्होंने कहा जी कि ये आपने इनके ये एक्स पंजाब चीफ मिनिस्टर हैं, इनके घर पे आपने रेड्स क्यों किए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि मेरे 2 बच्चे जो हैं वो भी जख्मी हुए थे। और उन्होंने जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर जो है उन्होंने आज ये हियरिंग सुन रहे थे वो, और उन्होंने आईजीपी पंजाब जो है उसको डीजी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको नोटिस भी भेजे हैं, और उन्होंने कहा है कि ये हियरिंग जो है फिर से रिज्यूम होंगी मई 8 को। तो आप मुझे बताएं कि ये क्या हुआ है। ये कोर्ट ने उस वक्त ये हियरिंग बिठाई है जब परवेज इलाई साहब के जो बेटे हैं रासिक, उन्होंने अपने बाप की तरफ से एक प्ली डाली है, और उन्होंने कहा जी कि हमारे घर के ऊपर जो लास्ट वीक ये रेड डाला था जिसमें कि पुलिस की आर्मड गाड़ियां आए थे और उन्होंने आके हमारा घर का मेन दरवाज़ा तोड़ा था, तो उसके अंदर 19 लोगों को भी इन्होंने अरेस्ट किया था जो कि मोस्टली हमारे एम्प्लॉइज थे, और इलाई साहब को भी उन्होंने बुक किया था ऑन टेरर चार्जेस फॉर अटैकिंग पुलिस। तो ये सब ठीक नहीं है। तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट जो है अब जो यानी कि पीडीएम की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंट कर रही है इस रेड से। वो कह रही है हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये जो कुछ भी किया प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ ने किया है, यानी सारा गंद उन्होंने अपने ही बंदे दबा देता है जी और नकवी साहब के ऊपर। तो कोई गल नहीं, पाया ने पॉलिटिक्स फिर इसी तरह चल दी है, तो अब देखेंगे क्या होता है जी आगे। फवाद चौधरी साहब जो हैं सीनियर अगेन लीडर हैं पीटीआई के, उन्होंने आज कहा है, इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये जो बुशरा बीबी हैं इमरान खान साहब की वाइफ जो हैं, ये अब पहले तो डेफेमेशन एक सूट फाइल करेंगी और फिर एक क्रिमिनल केस जो है मरियम नवाज साहिबा के अगेंस्ट करेंगी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने बुशरा बीबी के लिए बहुत सारे गंदे एलिगेशंस डाले थे। और उन्होंने कहा था कि ये एक जो है चला रही है ब्राइब्स दे दे के काम अपने सारे चला रही थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी इन पावर थी। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये बिल्कुल एक ए पॉलिटिकल पर्सन है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिकल एक्टिविटीज से, ये सिर्फ जो शेल्टर होम्स थे उनको ये विजिट करती थी। और मरियम साहिबा ने इंतहाई बेसलेस एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा था कि एक डायमंड सेट जो था वो भी उन्होंने लेने की कोशिश की थी पीटीआई की गवर्नमेंट के बीच में, और ये सारा कुछ काम वो अपनी दोस्त जो हैं फरहत शहजादी जो इनकी बड़ी क्लोज फ्रेंड थी उसके साथ ये करती थी, और डे टू डे अफेयर्स जो उस्मान बुज़दार जो उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ करती थी, और इतनी ब्राइब्स लेती थी कि उसके अंदर वो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स जो होती थी उसमें भी इनको यूज़ किया जाता था। तो वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो एलिगेशंस हैं इंतहाई ख़राब हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल्स कोई भी जो है लेना देना नहीं है, और उसमें खामखाई इनको जो है वो क्यों खींचा जा रहा है। यानी बंदे इन्हां दे कोल जिहड़े ने कोई भी नहीं ने जिहड़े इन्हां दा मुल्क जिहड़ा सही चला सकन। सर आप ये ना समझो कि पाकिस्तानी जो हैं बिल्कुल ही पागल के बच्चे हैं, नलायक हैं, बड़े बड़े लायक पाकिस्तानी हैं, लेकिन वही बात है कि टैलेंट हंट करना पड़ता है। आप देखें मजद भाई, छोटे छोटे आप एग्जांपल्स लें, ये तो आपने मुल्क चलाना है, आपको पता है ना, आपको तो खुद पता है, आप तो ये खुद स्पोर्ट्स करते हैं, आपको पता है सारी दुनिया में ये जो स्पोर्ट्स वाले हैं जो हेड्स हैं जाके हंट करते हैं टैलेंट फुटबॉल खेलने के लिए। तो फुटबॉल खेलने के लिए अगर टैलेंट हंट किया जा रहा है पायान, तो तुसी अपना मुल्क चलाने वास्ते टैलेंट हंट क्यों नहीं कर रहे हो। हम आपको सिर्फ आज यहाँ पे 3 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, 3 टॉप क्लास पाकिस्तान के ब्रेन्स जो कि पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। सिर्फ उन 3 लोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उनको बुला लें तो शायद इस मुल्क के अंदर कुछ अच्छा आ जाए। ये माजे गामे जो आपने बिठाए हुए हैं ना गवर्नमेंट चलाने के लिए, ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी। और मैं यहाँ पे कम्युनिटी को एक दफ़ा नहीं 50,000 दफ़ा कह चुकी हूँ, $10 मिलियन का घर मत लो, लैम्बोर्गिनी मत लो, ये पैसा बच्चों की तालीम के ऊपर लगाओ। छोटा सा घर ले लो, छोटी सी गाड़ी टोयोटा एक ले लो, बच्चों को पढ़ाओ। आप जब तक नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, आपके बच्चे कहीं नजर नहीं आएंगे। आपके मुल्क की भी यही हालत रही थी। कल मैं आपको बता रही थी ना माजिद भाई, नंबर वन कल मैं आपको बता रही थी, yesterday last night we cousins we all of us we were discussing this very same thing। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पाकिस्तानी कोई MPs या MPPs हैं कनाडा के अंदर, तो मैंने उनको पूरी लिस्ट भेजी। when they googled they were so disappointed, और उनका एक ही कमेंट आया मेरे कजन्स का पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, कि इनमें से हमें कोई एक भी पाकिस्तानी तुम्हारा MP या MPP जो है ऋषि सुनक जैसा नहीं लग रहा। तो कैसे होएगा ऋषि सुनक तक जैसा, जब ऋषि सुनक जैसी तालीम ही नहीं है उनके पास। इनमें से कितने पाकिस्तानी MP या MPPs हैं हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के नहीं पढ़े हुए, मेरा अपना भरा भी पढ़े हुआ है इंक्लूसिव बाकी और लोगों की तरह।
लेकिन 3 लोग जो कि वाकई पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं अगर आप उनको बुला लें, उनका आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो हैं हार्वर्ड के प्रोफेसर ख्वाजा आसिम। ख्वाजा आसिम को अगर आप कभी गूगल करेंगे, आमिर जरा तस्वीर दिखाएं ख्वाजा आसिम की। ख्वाजा आसिम, ये अगर आप हमारा जो टीवी देख रहे हैं वो राइट साइड पे आपको नजर आएंगे, थोड़ी सी दाढ़ी के साथ और हल्के से बालों के साथ। एक्सट्रीमली ब्रिलियंट ये हैं, ये ही इज एन इकोनॉमिस्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये इकोनॉमी पढ़ाते हैं और दुनिया सारी के अंदर जो इकोनॉमिक कोलैप्सेस या कोई प्रॉब्लम्स या कोई डिफॉल्ट की तरफ कंट्रीज जा रही होती हैं, उनके चार्ट्स बना के ये एक्सप्लेन करते हैं कि वो सॉल्यूशन उनको देते हैं कि ये कैसे बैंक्रप्सी से और इन चीजों से बच सकते हैं। सेकंड बिग नेम जो है इसके अंदर प्रिंसटन के प्रोफेसर जो हैं, जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे, मियां आतिफ, जिनका कि हमने जिक्र इससे पहले भी किया था। अमेरिका के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं, वो इनकी ये जो चीजें हैं सारी, वो इनको जो यानी इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े, वो इनको वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ब्रेन है इस वक्त इकोनॉमी का, आतिफ मियां पाकिस्तानी। लेकिन इसको तो आप इसलिए रद्द कर देते हैं, ओ जी ये तो अहमदी है, मतलब है अहमदी है, गोरा है, काला है, नीला है, पीला है। आपकी मां तो जो है वो डेथ बेड पे पड़ी हुई है, आपको तो उसके ऑपरेशन के लिए अब ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये नीला है, काला है, गोरा है, अहमदी है, हिंदू है, सिख है। पाकिस्तानी है, इसको बुलाएं, ये आपको सोल्यूशन बताएगा। ये सोल्यूशन बताएगा कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से क्या निकालना है और उसने कितनी दफा। और आपको पता है ये आतिफ मियां उन लोगों में से है जो अपना इतना ब्रिलियंट अमेरिका में करियर जो है छोड़ के पाकिस्तान में आना चाहता है, या आना भी चाहता है। वो कहता है पाकिस्तान के इकोनॉमिक वोज जो है मैं ठीक कर सकता हूं। तीसरी जो लड़की हैं वो MIT की पढ़ी हुई हैं। आपको पता ही है कि MIT में तो दाखिला ही मिलना, खैर बाकी यूनिवर्सिटियों में भी MIT की प्रोफेसर हैं। और आपको पता है कि ये कितनी ब्रिलियंट लड़की है, कराची की है ये, पाकिस्तान की, नरगिस मवाल वाला इसका नाम है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। ये वो लड़की है जिसने दुनिया सारी के अंदर इतना फेम कमाया है, जिसने डिटेक्ट किया था ग्रेविटेशनल वेव्स एंड रिपल्स इन स्पेस, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले जिसका कि सिर्फ जिक्र किया था, उसके ऊपर ये पूरी रिसर्च करके इसने उसको प्रूव किया है। इतना कोई ये ब्रिलियंट माइंड है ये नरगिस मवाल वाला जो है। तो इसको मवाल वाला जो है, इसको बुलाने की इन लोगों को जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, और इनको कहना चाहिए कि भाई मुल्क की किस्मत बदलो। लेकिन अगर आप हिंदू है, सिख है, पारसी है, अहमदी है, इसके रोने में लगे रहेंगे तो फिर ये लोग नहीं आएंगे मुल्क में ना। वैसे एक बात बताऊं कि अगर पाकिस्तान इनसे फायदा नहीं उठा सकेगा तो कोई और जो अमेरिका उठा रहा है ना माजिद भाई, अमेरिका उठा रहा है, उन्होंने उठा लिया इन लड़के लड़कियों को। दूसरे ममालिक जो हैं वो इन ऐसे ब्रेन्स को वो अपने पास ला के इनसे फायदा उठेगा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इनको दे रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, इज्जत भी कर रहे हैं इनकी। और ये कौन है? ये सारे पाकिस्तानी हैं। सही, ठीक है जी, ये हैं। तो खुदा के लिए बच्चों को पढ़ाओ, और जो है वो अगर कहीं पे चाहते हो कि दुनिया में कहीं पे लोग नजर आए। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि मेट गाला चल रहा था, और मेट गाला के अंदर जो मेन थीम था, उसमें थीम था शनाल का जो है डिजाइनर थे कार्ल लागरफेल्ड, उनको जो है बड़ी इज्जत इसके अंदर दी गई है। और जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े सुपरस्टार्स आए हुए थे, वो डिफरेंट तरीकों से वो जो है कार्ल लागरफेल्ड का उन्होंने उसके जो डिजाइन थे उसमें थे। यहाँ पे एक्टर जैरेड लेटो जो थे वो तो कार्ल लागरफेल्ड का जो कैट शुपैट जो है वो पहन के आए हुए थे। इसके अलावा निकोल किडमैन, मिशेल यो, सिंगर्स कार्डी बी, बैड बनी, बास्केटबॉल के सुपरस्टार ब्रिटनी ग्रेनर, जिनको के स्पेशली लाया गया था, आपको पता ही है, जो रशिया में फंस गई थी बेचारी, और उसको फिर वहां से लाया गया था। और फिर मॉडल्स जिजेल बट्चन और केट मॉस, और ये सारे जो थे यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में आए हुए थे, और उन्होंने इनको जो है बड़े ट्रिब्यूट पेश किए हैं इस दफा मेट गाला पे कार्ल लागरफेल्ड को। ये वोग की जो एडिटर इन चीफ एना विंटोर थी, इन्होंने तकरीबन 1990s में ये एक चैरिटी गाला शुरू किया था, जिसमें से कि अब फैशन की दुनिया के टॉप क्लास जो हैं वो लोग आके इसको अटेंड करते हैं, और फैशन इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्स्ट्रावेगेंजास जो है इसको समझा जाता है। तो ये आज उन्होंने जी कार्ल लागरफेल्ड को किया। गॉर्डन लाइटफुट, माजिद भाई आपको पता ही है, बहुत ही रिनाउंड कैनेडियन सिंगर थे, जिसका सिंगर एंड राइटर गाने जो है जी शादी जी, कौन सा बड़ा सिंगर आप नाम ले लें जिसने नहीं गाया हो? नहीं गाया हुआ। ही डाइड एट द एज ऑफ 84 इन टोरंटो हॉस्पिटल ऑफ अननोन, जो है वो कोई डिजीज, इसके बारे में भी कुछ सामने नहीं आया है। और वन ऑफ द रिनाउंड वॉइसेस थी ड्यूरिंग द 1960s, 20 स्टूडियो एल्बम्स एंड रोट हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स। 1970s में ही अर्न्ड 5 ग्रैमी नॉमिनेशंस, 3 प्लैटिनम रिकॉर्ड्स, 9 गोल्ड रिकॉर्ड्स फॉर एल्बम्स एंड सिंगल्स, 1500 से ज्यादा कॉन्सर्ट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ओवर 500 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे।
इतना बड़ा नाम था कि आज जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब हैं उन्होंने भी इनको डेथ को मोन किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे कंडोलेंसेस हैं। He was a true Canadian. जी जी, he was a true Canadian. जिस जमाने में जब फोक सिंगर कनाडा को कोई जानता भी नहीं था, कनाडा का अमेरिकन, एवरीथिंग वाज अमेरिकन, एंड इवन इफ यू गो टू साउथ वेस्ट, उस वक्त तो किसी को पता भी था कि कनाडा भी एक कंट्री है, उस वक्त थे कनाडा इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ यूएस। तो उस वक्त इन्होंने नाम 60s में नाम दिखाया कि यस आई एम अ कैनेडियन, और वो जो गाने इन्होंने गाए और इसके बाद जो गाने जो लिखे, इफ यू कुड रीड माय माइंड एंड सनडाउन एंड ब्यूटीफुल फोक सॉन्ग्स, अमेजिंग, वेरी नाइस। अच्छा जी, द कपिल शर्मा शो जो है उसका वो एक शो रहा था, उसके अंदर जो सल्लू भाई को बुलाया था। आपको पता ही है कि मूवीज वो अपनी आजकल जो मूवी है किसी का भाई किसी की जान जो है वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें इनके भाई भी थे इनके साथ, अरबाज और सोहेल। तो उसमें जो है कपिल शर्मा ने इनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आपको कभी बुरा नहीं लगा कि ये आपके दोनों भाई जिनकी कि अब डिवोर्स हो गई हुई है, इनकी शादियां हो जाती थी तो ये आप इनकी बात नहीं सुनते थे, ये आपको कहते नहीं थे? कहते हैं उस वक्त ये मुझे कहते थे मेरी बात सुनो, अब ये मेरी बात सुनते हैं। क्योंकि मैं इनको कहता था शादी मत करो, क्योंकि आपको पता है ये दोनों भाइयों की डिवोर्स हो गई है। तो ये बड़ा उधर मजे का वहां पे था। हेमा मालिनी साहबा जो हैं आज उन्होंने जी अपने बहुत सारे ट्विटर फैंस और इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया है, बिकॉज टुडे ओ बॉय शी इज सेलिब्रेटिंग 43rd years ऑफ टुगेदरनेस। कैन यू इमेजिन विद धर्मेंद्रा? तो वेरी गुड कपल, हाँ ब्यूटीफुल कपल। तो उन्होंने कुछ ओल्ड पिक्चर्स जो हैं अपने ट्विटर के ऊपर भी और दूसरे जो हैंडल्स हैं उसके ऊपर भी किए हैं दोनों की तस्वीरें, और उन्होंने कहा कि जो है हमारा बड़ा अच्छा जो है सफ़र रहा। ये आज जनाब सुबह रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स पे ऊपर ही फ्लैश कर रही थी, और उसकी वजह यह है कि हॉलीवुड के राइटर्स जो हैं वो भी अब स्ट्राइक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, वॉल्ट डिज्नी, नेटफ्लिक्स वगैरह और दूसरे, इनसे ये कह रहे हैं जी कि स्टोरी के ऊपर आपकी फिल्म चलती है और स्टोरी राइटर्स ही सबसे ज्यादा अंडरपेड हैं। आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी प्रोडक्शंस पे और जो लीड स्टार्स हैं उनको देते हैं, तो हमको भी जो है वो देने की जरूरत है। अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टीवी प्रोड्यूसर्स जो हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हमने इनके साथ बात भी की है, हमने इनको जो है बड़ा, ये जो राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका है इनके मेंबर्स को बड़ी हमने अच्छी कॉम्पनसेशंस भी दी हैं। तो 11,500 मेंबर्स हैं इसके राइटर्स गिल्ड के। वो कहते हैं जी नहीं, हमारी कोई भी ना अच्छी, ना तो ये हमें पेज दे रहे हैं ना हमारा ख्याल कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता ही है कि राइटर्स गिल्ड का 2007 एंड 2008 दोनों टाइम पे 100 डेज के करीब तकरीबन इन्होंने किया था, स्ट्राइक की थी। तो उसके ऊपर कैलिफोर्निया इकोनॉमी को $2.1 बिलियन का लॉस आया था। तो अब भी वो कह रहे हैं कि अगर हम अच्छी स्टोरीज नहीं देंगे तो तुम अच्छी फिल्में नहीं बना सकोगे, तो लिहाजा हमें प्रॉपरली दो। रैपर जो हैं जी स्नूप डॉग, उनकी तो आपने खबर जरूर सुनी होगी। उसने एक ESPN को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है जी कि अब वो ऑटोवा सेनेटर्स को खरीद रहे हैं, जी ऑटोवा सेनेटर्स को खरीद रहे हैं। वो कह रहे हैं जी $1 बिलियन से। वो कहते हैं जी कि पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूं हॉकी की गेम, और बच्चे जो हैं हमारे अमेरिका में बड़े एंथुजियास्टिक है, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो कोई भी मेरे जैसा दिखता है, यानी कि काला है या अच्छी शक्ल का नहीं है या जो भी व्हाटएवर उनका मतलब था, वो जो मेरे जैसा दिखता है वो भी हॉकी खेल सकता है और अपना नाम बड़ा बना सकता है। इससे पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि LA एंटरप्रेन्योर नेको स्पार्क्स जो हैं उनके साथ जो है ये करने लगे हैं, पब्लिकली उनके साथ इन्होंने एसोसिएशन अनाउंस की थी और फिर अब जो है ये कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इफ इट गोज थ्रू तो हर बच्चे को चांस मिलेगा। पाकिस्तान की जो आज रैंकिंग्स आई हैं ICC T20 की, उसके अंदर पाकिस्तान 1 स्टेप नीचे आ गया है। अब ये 4th स्पॉट पे आ गया है और टेस्ट में भी ये नीचे आ गया है। टेस्ट पे ये 6th पोजीशन पे है। इंडिया जो है उसने अब ओवरटेक किया है ऑस्ट्रेलिया को एंड इट हैज गेन नंबर 1 पोजीशन इन टेस्ट टीम्स। और इसकी जो रेटिंग्स हैं अप फ्रॉम 119 टू 121 पॉइंट्स है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 122 से 116 पे आ गया है। और ये जो एनुअल रेटिंग्स हैं ये ICC फिर से अपडेट करेगा। ODI ये जो हो रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में, तो May 10 को एक दफ़ा फिर से ये अपडेट करेगा, तो फिर देखेंगे क्या इसकी पाकिस्तान की पोजीशन बनेगी। सना मीर पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की जो फॉर्मर कैप्टन है, उनको आज काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि लग रहा था कि जैसे वो कर रही हैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज, हालांकि वो जो है फ़खर जमान के बारे में बात कर रही थी। बहरहाल एक टीवी शो के ऊपर उन्होंने आके बात की कि आपकी टीम के अंदर 11 शाहिद अफरीदी, 11 फ़खर जमान, 11 बाबर आजम नहीं हो सकते। टीम के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आपका चेजिंग जो रन्स हैं 350 भी हैं
है तो फिर आपको सब मिलजुल के हर तरह का जिसमें स्ट्रेंथ का जो टीम में लड़का हो तो वो उसको अचीव कर सके। सिर्फ एक या दो लोगों के ऊपर आप नहीं कर सकते और ना ही आप 11-11 बाबर आजम, फ़खर जमान या शायद अफरीदी रख सकते हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। सलीम मलिक साहब जो हैं आज वो बहुत खुल के सामने आए हैं, पाकिस्तान टीम के एक्स कैप्टन है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो सिर्फ अभी 28 ईयर्स के हैं उसके ऊपर बेतहाशा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको भी और टाइम देने की ज़रूरत है, अगर वो गलती करता है उसको गाइड करने की ज़रूरत है और उसको जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है गुड पाकिस्तान टीम के लिए कि उसका जो कैप्टन है उसका मोरल हाई रहे। तो उसको, वो यंग कैप्टन है और उसको अभी आर्ट ऑफ कैप्टनसी जो है वो एक दिन में नहीं सीख सकता, धीरे धीरे सीखेगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करें। इसके अलावा उन्होंने फ़खर जमान की बेइंतहा जम के तारीफ़ की जिसने 3 कंसेक्यूटिव 100s बनाए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है जीता है, अभी रिसेंटली भी जीता है सेकंड ओडीआई अगेंस्ट न्यूजीलैंड 7 विकेट से, और पाकिस्तान 2-0 से लीड कर रहा है। और अब कराची में बाकी मैचेस होंगे मई 3 यानी कि कल मई 5 और मई 7 को। मेंस टेनिस नंबर 1 नोवाक जोकोविच जिन्होंने कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया था तो उसको यूएसए में खेलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, ये जो टूर्नामेंट्स थे इंडियन वेल्स और मियामी में, तो अब उसको इजाज़त मिल सकती है, शायद वो यूएस ओपन अब खेल सकता है। इसने 2002 का भी मिस किया था क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, लेकिन अब यूएस गवर्नमेंट ने कहा है, व्हाइट हाउस ने कहा है कि जी हम वैक्सीनेशन जो है इसकी ये जो नेसेसिटी थी इसको खत्म, वेव कर रहे हैं मई 11 को इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए। तो उसकी वजह से 35 ईयर ओल्ड नोवाक जोकोविच जो है अब एंटर हो सकेंगे और यूएस ओपन खेल सकेंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज कैन नॉट बी अदर देन फ्लोरिडा पैंथर्स एंड लीफें हैं जी। गेम शुरू हो चुका है जी, गेम शुरू हो चुका है 5 minutes already gone and जी। इनको ने डिफीट किया था लास्ट जो छठी गेम जो बनाई थी टेम्पा बे लाइटनिंग ने इनके साथ उसमें, और उसके बाद ये जो थे ये प्लेऑफ में बड़े रोध होके 20 साल के बाद आ गए हैं और दे आर 3-1 अगेंस्ट पैंथर्स रेगुलर वैसे सीजन में। तो अब देखेंगे कि अब ये पैंथर्स के साथ आज क्या सलूक करते हैं, आज क्या सलूक करते हैं। ठीक है।